दिल्ली हिंसा को लेकर सियासी आग झुलस रही है। बीजेपी नेता आम आदमी पार्टी को घेर रहे। बीजेपी सांसद राकेश सिन्हा ने सीधे तौर पर कहा कि दिल्ली में हिंसा या दंगे का संबंध हमेशा आम आदमी पार्टी से ही होता है। पिछली बार आपका काउंसलर पकड़ा गया था, इस बार भी संबंध दिख रहे हैं। आपको हिंसा के आरोपियों से संबंधों पर जवाब देना होगा। आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि बीजेपी राष्ट्रीय राजधानी में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को मेंटेन नहीं कर पा रही है। इसी वजह से लगातार दिल्ली में जहांगीरपुरी जैसी घटनाएं हो रही हैं। देखिए, ये तो हास्यास्पद है। दिल्ली दंगे की बातें एकदम साफ तौर पर स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ रही हैं। उसके पीछे कौन सी ताकत है, उसके पीछे कौन सा षड्यंत्र और योजना है। वो साफ योजना इस देश को सांप्रदायिक आधार पर बांटने की है। भारत की छवि दुनिया में, भारत के नेतृत्व की छवि दुनिया में खराब करने की है। इसके पीछे कौन सी ताकतें हैं, इसे देखना, समझना और जानना कठिन नहीं है। दिल्ली का जो पहले दंगा हुआ और अब के दंगे में जो पकड़े गए हैं, उनका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष संबंध आम आदमी पार्टी से है या नहीं है, आम आदमी पार्टी पहले देश को बताए। आम आदमी पार्टी ने उन दंगाइयों पर और पुलिस पर जो आक्रमण, उन दंगाइयों को के बारे में जानकारी लेने जब पुलिस पहुंची, जो आक्रमण हुआ, स्टोन पेल्टिंग हुआ कश्मीर के अंदाज पे, उसके बारे में आम आदमी पार्टी का एक भी बयान नहीं आया है। तो आम आदमी पार्टी पहले अपने दामन को साफ करे, फिर भारतीय जनता पार्टी सवाल करे। इस देश में सांप्रदायिकता के लिए जिम्मेदार आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, तृणमूल कांग्रेस जैसी पार्टियां हैं जो सिर्फ सत्तावादी राजनीति करती हैं। उनको समाज परक राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। तो दिल्ली हिंसा हो, रामनवमी, नमाज, हनुमान चालीसा को लेकर सियासत गर्म है। संजय राउत इसे चुनावों से जोड़कर देख रहे हैं, तो वहीं गिरिराज सिंह पूछ रहे हैं कि क्यों ना ये शोभा यात्रा निकाली जाए। हिंदुस्तान में यहां नहीं निकलेगी तो क्या पाकिस्तान में निकाली जाएगी। अब समाजवादी पार्टी के नेता भी मंदिर के सामने इबादत की ताल ठोक रही हैं। अगर भारत में रामनवमी जुलूस, हनुमान जयंती ये नहीं मनेगा, नहीं जुलूस निकलेगा, तो क्या ये बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान या अन्य देशों में होगा। मैं देश के तमाम वैसे लोगों से पूछना चाहता हूं जो देश में धार्मिक उन्माद फैलाते हैं, और जब तथाकथित सेकुलर पार्टी के लोग और सेकुलर बातें कह करके ये कहते हैं गांधी जमनी संस्कृति है। कौन सी गांधी जमनी संस्कृति? गांधी जमनी संस्कृति यही है। आज तक तो कभी तजिया के जुलूस पर लाठी और भाला या पत्थरों से नहीं हुआ है। कोई बता दे। जिस तरह से दंगे का माहौल बन गया है या बनाया गया है, खास करके सत्ताधारी पार्टी की तरफ से, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। देश के राजधानी में दंगे हो रहे हैं, ये पहली बार नहीं। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, यूनियन टेरिटरी है। सिर्फ वहां आप नगर निगम के चुनाव आने वाले हैं। नगर निगम के चुनाव आपने पहले आगे कर दिए। जो डेट थी, जो तय था, शेड्यूल था, वो शेड्यूल को आपने भंग करके आगे के लिए बना दिया और अब दंगे कर दिए। ये सब जो कुछ चल रहा है, ये नगर निगम चुनाव जीतने के लिए आपके पास कोई इशू नहीं है। इसलिए अगर तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आए और तुमने हमारे धर्म के मामले में आड़ लगाई, तो हम महिलाओं ने भी चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं। सैकड़ों की तादाद में महिलाएं, हम मोर्चा संभालेंगे और हम तुम्हारे मंदिरों के सामने जाकर के बैठेंगे और अपने कुरान का पाठ करेंगे। और हम महिलाएं शांतिपूर्वक वहां पर जाकर के, हम तो, हमारा आचरण तुम्हारे आचरण की तरह नहीं है। हम शांतिपूर्वक जाकर वहां पर बैठेंगे और अपने धर्म का वहां पर जो है कुरान का पाठ करेंगे। और तुम लोगों को मैं समझाना चाहती हूं कि देखो, अपने अपने धर्म का पालन करो। अपने अपने धर्म की आस्था सबके साथ जुड़ी हुई है। दूसरे के धर्म के अगर तुम साथ खिलवाड़ करोगे तो इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। इस तरह से पूरे देश में, बंगाल से लेकर के चाहे दिल्ली के अंदर हो और जहांगीरपुरी की घटना में, इस तरह प्लानिंग के तहत महिलाओं तक में पत्थर रख के ऊपर हमला किया गया, गोलियां चलाई गई, पुलिस वालों को घायल किया गया। ये कोई साधारण घटना नहीं है। इसके अंदर ISI और पूरे जितने कट्टरपंथी मुल्क है वो मिलकर के भारत के अंदर इस तरह से जो जिहादी मानसिकता के लोग हैं उनको आगे बढ़ा करके हिंदू समाज के जितने भी यात्राएं हैं, धार्मिक स्थल हैं या तीर्थ स्थान हैं, उनको टारगेट कर रहे हैं।
ये जितने भी देश के अंदर रोहिंग्या और बांग्लादेशी रह रहे हैं, ये सब उनकी साजिश है। जिस शोभा यात्रा को लेकर बवाल हुआ, हिंसा हुई, उसकी इजाजत ही नहीं ली गई थी। दिल्ली पुलिस ने 3 दिन बाद शोभा यात्रा के संयोजक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। अब इजाजत को लेकर भी खींचतान शुरू हो गई है। दिल्ली पुलिस की एफआईआर के बाद वीएचपी ने दावा किया कि शोभा यात्रा की परमिशन ली गई थी। तारीख 16 अप्रैल, जगह जहांगीरपुरी, दिल्ली। हनुमान जयंती के दिन दिल्ली में जिस शोभा यात्रा को लेकर बवाल हुआ, हिंसा हुई, पत्थरबाजी हुई, तलवारें लहराईं, गोली चली, उस शोभा यात्रा की इजाजत ली ही नहीं गई थी। शोभा यात्रा में नारेबाजी हुई। शोभा यात्रा जहांगीरपुरी की मस्जिद के आगे से गुजरी। शोभा यात्रा के साथ पुलिस भी थी, लेकिन हैरानी यह है कि किसी ने ये पूछने की जहमत नहीं उठाई कि इस यात्रा की दिल्ली पुलिस से कोई इजाजत ली गई या नहीं। जब हिंसा से राजधानी सुलग उठी तो दिल्ली पुलिस को भी कमीशन का ख्याल आया। इजाजत का पेपर नहीं मिला तो हिंसा के 3 दिन बाद दिल्ली पुलिस ने शोभा यात्रा के संयोजक, बजरंग दल और वीएचपी के खिलाफ एफआईआर कर दी। दिल्ली पुलिस की एफआईआर के मुताबिक 16 अप्रैल को दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में 3 शोभा यात्रा निकाली गई। पहली शोभा यात्रा सुबह निकली, दूसरी दोपहर को और तीसरी शाम को निकाली गई। सुबह और दोपहर वाली शोभा यात्रा की इजाजत ली गई थी, लेकिन शाम को हुई शोभा यात्रा के लिए परमिशन नहीं ली गई। इसी शोभा यात्रा को लेकर बवाल हुआ, हिंसा हुई। दिल्ली पुलिस ने शोभा यात्रा के संयोजक और वीएचपी नेता प्रेम शर्मा से पूछताछ की तो वीएचपी भड़क उठी। विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल ने तो यहाँ तक कह दिया कि उनके कार्यकर्ताओं को झूठे मामले में फंसाने से पुलिस की छवि खराब होगी। हनुमान जी की जन्मोत्सव की शोभा यात्रा हर साल निकलती है, कोई आज नहीं निकली है, पहली बार। हर साल हम लोग निकालते हैं, हर कानूनन जो भी हमारी मतलब उसमें रहती है परमिशन वगैरह सब लेकर हमने 3 थानों से परमिशन लेकर के हमने उस यात्रा को निकालने की परमिशन ली। पुलिस ने हमें परमिशन भी दी, लेकिन सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कराई। हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से वहां से जा रहे थे, वहीं से तुरंत से मस्जिद की तरफ से आवाज आने लगी, इनको मारो मारो मारो। उन्होंने एकदम कोई 3-4 नाम आए हैं, पुलिस ने नोट करे हैं, और उन्होंने एकदम से मतलब वहां से अंदर से पत्थर आने लग गए, ऊपर से 3री मंजिल से। और जो भी ये मैंने सुनने में आया कि ये वो लोग कह रहे हैं कि हमने मतलब शुरू करा, लेकिन आप एक बात बताइए कि 10 मिनट के अंदर कौन 3री मंजिल पे पत्थर भर लेगा, हजारों पत्थर, और 2000 लोगों को 10 मिनट में कौन इकट्ठा कर लेगा। कल पता लगा कि विश्व हिंदू परिषद के ऊपर इसलिए एफआईआर दर्ज की गई है कि उसने कोई परमिशन नहीं ली, या उसके कुछ एक आध कार्यकर्ताओं को डिटेन या अरेस्ट करने की भी कोशिश की है। ये निस्संदेह दुर्भाग्यपूर्ण और दिल्ली पुलिस की अपनी कार्यप्रणाली पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा करने वाला है। हम लीगल बैटल या कानूनी विधि सम्मत कार्रवाई करेंगे यदि हमारे किसी कार्यकर्ता को या विश्व हिंदू परिषद को झूठे किसी केस में फंसाया गया। तो हम पुनः आग्रह करते हैं कि दिल्ली पुलिस कुछ अधिकारियों के जो अकर्मण्यता का ठीकरा विश्व हिंदू परिषद जैसी लॉ अबाइडिंग ऑर्गेनाइजेशन पर न फोड़े। दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत में साफ कर दिया था कि हर एंगल से जांच हो रही है। शोभा यात्रा की परमिशन भी देखी जाएगी और उकसाने वाले नारे भी खंगाले जाएंगे। जिन प्रोसेशंस को परमिशन थी वो निकले, शांति से पूर्ण हुआ, बंदोबस्त भी था। इन्होंने परमिशन नहीं ली थी तो इनके खिलाफ अकॉर्डिंगली लीगल कार्रवाई की गई है, और परमिशन नहीं लेने के बावजूद प्रशासन चूंकि निकल गया था तो पुलिस की ये ड्यूटी थी कि उसको शांति से निकालें, और चूंकि इंसिडेंट हुआ है तो उसको अकॉर्डिंगली पुलिस ने उस वक्त हैंडल भी किया है। ये बिल्कुल गलत बात है। हमने जितने लोगों को अरेस्ट किया है उसमें दोनों पक्ष के लोग हैं। जिन लोगों ने वहाँ पे हुड़दंग किया या कायदा अपने हाथ में लिया वो किसी भी पक्ष के नहीं हो, हम तो उनको जो आरोपी के तौर पे ट्रीट करते हैं और उसी तरह की कानूनी कार्रवाई आगे करते हैं। पक्ष हो या धर्म हो या जाति हो, इस आधार पे इन्वेस्टिगेशन नहीं होता है, एविडेंस के आधार पे इन्वेस्टिगेशन होता है। दिल्ली हिंसा को 3 दिन हो गए,
अब तक 24 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। जांच हर दिशा में हो रही है, फिर चाहे सुनियोजित साजिश का मामला हो या फिर बाहरी लोगों के हाथ का। बांग्लादेशी और रोहिंग्या एंगल पर भी तफ्तीश चल रही है। जांच के दायरे में हथियार भी है जो सरेआम हिंसा में लहराए गए। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा और श्रेया चटर्जी के साथ आज तक ब्यूरो। जहांगीरपुरी हिंसा का सच जानने के लिए फोरेंसिक सबूतों को खास तौर पर खंगाला जा रहा है। क्राइम ब्रांच की 14 टीमें इसकी जांच में जुट गई हैं। इलाके के सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है। दिल्ली के जहांगीरपुरी की गलियों में फोरेंसिक टीम दंगों से जुड़े पूरे सबूत जुटाने के लिए खाक छान रही है। खास तौर पर फोकस उन इलाकों पर है जहां छतों से पथराव हुआ। इस पूरे हंगामे की शुरुआत सी ब्लॉक मस्जिद के सामने वाली रोड से ही हुआ था, जहां का एक वीडियो सामने आया है जिसमें भीड़ मरने मारने पर उतारू दिख रही है। इस भीड़ में मौजूद लोगों के हाथों में तलवार और डंडे थे। पूरा हंगामा ही मस्जिद के आसपास हुआ। ऐसे में फोरेंसिक टीम मस्जिद के आसपास के पूरे इलाके से ही सबूत इकट्ठे कर रही है। खास तौर से मस्जिद के आसपास के उन गलियों में मौजूद घरों में जा रही है जहां से पथराव हुआ था। फोरेंसिक टीम उस मस्जिद के अंदर भी पहुंची जिसके सामने वाली सड़क पर यह पूरा हंगामा शुरू हुआ था। मस्जिद में मौलवी से बातचीत के बाद वो अंदर गए और वहां उन्होंने इस हंगामे से जुड़े सबूत तलाशने की कोशिश की। दिल्ली दंगों में सड़कों पर जो हंगामा, जो पथराव हुआ, उसके करीब 150 वीडियोज दिल्ली पुलिस के पास हैं। इनमें से ज्यादातर हम आपको दिखा भी रहे हैं। सबसे पहले बात जहांगीरपुरी हिंसा की करेंगे। इससे जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है जिसमें दिल्ली पुलिस ने अपनी जांच अब तेज कर दी है। जांच की गति और बढ़ा दी गई है। इस पूरे मामले में अब तक जो जांच की गई उसमें 3 नाम प्रमुख तौर पर सामने आए हैं, लेकिन अब इस जांच का दायरा बढ़ा दिया गया है। मुख्य आरोपी अंसार की कुंडली खंगाली जा रही है। उसका बैकग्राउंड, उसकी पृष्ठभूमि कहां थी, कहां से वो आता है, उसका गांव कौन सा है। गिरफ्तारी के बाद लगातार उससे पूछताछ की जा रही है। कुछ फोटोज उसकी सामने आई हैं। अंसार के बांग्लादेश कनेक्शन की भी जांच हो रही है। हल्दिया में था अंसार का दबदबा, ये सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। पश्चिम बंगाल का हल्दिया, वहां से अब अंसार के तार जुड़ रहे हैं। इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस अब कई एंगल से जांच कर रही है। मुख्य आरोपी है अंसार की कई फोटोज अब सामने आई हैं, फेसबुक के जरिए, फोन के जरिए, और अब उसकी पूरी पृष्ठभूमि को खंगाला जा रहा है। ये नई तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, अंसार की तस्वीरें, इसमें कहीं वो BMW के साथ पोज करता हुआ दिखाई दे रहा है। कई ऐसी फोटोज जिसमें सोने की अंगूठियां, सोने की चेन उसके गले में दिखाई दे रही है। काफी रसूखदार ये शख्स मालूम पड़ता है। अंसार की भी पुलिस हिरासत 2 दिन और बढ़ा दी गई है। 2 दिन बाद फिर से कोर्ट में पेशी होगी। गिरफ्तारी के बाद से उससे लगातार कई एंगल से सवाल पूछे जा रहे हैं। तो दिल्ली हिंसा के आरोपी अंसार को लेकर तमाम बयानों का दौर जारी है। दिल्ली के जहांगीरपुरी हिंसा में अंसार को मुख्य आरोपी माना गया है और अब आज तक की टीम पश्चिम बंगाल के हल्दिया में अंसार के गांव पहुंच चुकी है। कुमार ग्राम में आज तक ने जाना कि अंसार यहां कभी कभार ही आता है, लेकिन ईद और चुनाव पर जरूर आता है। अंसार को यहां के लोग सोने के शौकीन के तौर पर जानते हैं। दिल्ली के जहांगीरपुरी हिंसा में गिरफ्तार मुख्य आरोपी अंसार की जड़ों को खोजते हुए हम पहुंच चुके हैं पश्चिम बंगाल के हल्दिया में। और हल्दिया में एक गांव है कुमार ग्राम, जहां तक अंसार की जड़ें आ रही हैं और पिछले 25-30 सालों से उसका इस गांव से नाता है। उसका वोटर ID कार्ड जो है वो भी यहीं का है। फिलहाल हम ये जो घर दिखा रहे हैं, इस घर को ध्यान से देखिए। अंसार ने ये घर बनवाया था
काफी साल पहले। ये दरअसल उसकी ससुराल का गांव है, उसकी जिससे शादी हुई है उसका गांव यहाँ पर है। एक लौती लड़की होने की वजह से वो एक तरह से घर का ही बेटा हो गया और इस गांव में हमेशा उसका आना जाना लगा रहा। गांव के लोग जब हम यहाँ पहुंचे तो उनका कहना है कि अंसार हर साल यहाँ पर आता था, खास तौर पर ईद के समय में। अंसार लास्ट कब आया था यहाँ पे? एक महीना पहले। आपसे बातचीत हुई थी? बातचीत हुई थी, मुलाकात हुई थी। क्या बातचीत हुई थी? काम के बारे में बातचीत हुई थी, कैसे है, ठीक है, सब कुछ बातचीत हुई। फिर काम के बारे में घर चला गया, दिल्ली चला गया। वो क्या काम करते हैं वहाँ? वो कबाड़ी का काम करता है, स्क्रैप का बिजनेस करता है। उनका पूरा पुराना बिजनेस है? पुराना स्क्रैप का है, मोबाइल का है। अच्छा, मोबाइल का शॉप है। ये इस गांव में कब से आप उनको देख रहे हैं? हम तो छोटा से देख रहे हैं, बचपन से? हाँ, बचपन से। वो उनका जन्म तो यहाँ नहीं है? जन्म यहाँ नहीं है, वो यहाँ पर ससुराल है, उसका नाना का घर वो मैसादौल में है। इस गांव के उप प्रधान है, उनसे बात करते हैं। आप तो मुलाकात होती रहती होगी? हाँ, हमारे साथ होती है। जब आते हैं उस टाइम हमारे साथ मुलाकात करके तब जाता है। तो अंसार वो नाम है जिसका दिल्ली हिंसा में सबसे ज्यादा रोल था। अंसार को मुख्य आरोपी के तौर पर देखा गया और अब दिल्ली पुलिस उन तमाम राज को उगलवाने की उससे कोशिश कर रही है जो साजिश की तह तक पहुंचा सके। अब तक 24 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और पुलिस उन लोगों की तलाश में जुट गई है जो अब तक कानून के शिकंजे से बाहर है। जहांगीरपुरी हिंसा का आरोपी नंबर 1 अंसार। दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में जहांगीरपुरी दंगे के मुख्य आरोपी अंसार का ये फिल्म पुष्पा वाला अंदाज चर्चा में है। 17 अप्रैल को जब रोहिणी कोर्ट में पेशी के लिए ले जाया जा रहा था तो कोर्ट के गेट के बाहर मीडिया के सामने उसने फिल्म पुष्पा के मुख्य किरदार पुष्पा राज के स्टाइल में पोज दिया। यही अंसार एक जगह ये कबूल करता नजर आ रहा है कि वो दंगे का कसूरवार है। अंसार पर लगे आरोपों की तस्दीक जहांगीरपुरी हिंसा में जख्मी उमा शंकर दुबे भी कर रहे हैं। वो उस वक्त हनुमान शोभा यात्रा की अगुवाई कर रहे थे। हाँ, मैं जानता नहीं था, लेकिन वहाँ पे जो आवाजें आ रही थी कि अंसार भाई इन्हें छोड़ना नहीं है, इन्हें जान से मार देना है। अंसार के हाथ में डंडा या कुछ ऐसा हॉकी टाइप का कुछ था है? तो मैंने अंसार को बोला भी कि अंसार ये क्या करवा रहा, निहत्ते हैं। उससे मैंने इतनी देर में उसने मेरा हाथ छुड़ा के वो दूसरी तरफ भागा, तब तक मेरी गर्दन पे तलवार से पीछे से किसी ने वार किया। उसने बोला कि जो किया है उसे तो भुगतना पड़ेगा। ये अंसार के शब्द थे? अंसार के शब्द थे। ये बोल के वो दूसरी तरफ भागा, पीछे से मेरे पर हमला हुआ और पुलिस वाले ने, एक पुलिस वाले था वहाँ पे, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ के तुरंत खींचा अपनी तरफ को। अंसार को गिरफ्तार करने के बाद जब पुलिस ने उसकी कुंडली खंगाली तो खुलासा हुआ कि वो इलाके का हिस्ट्री शीटर है। 20 फरवरी 2009 को दिल्ली पुलिस ने अंसार का डोसियर तैयार किया था। डोसियर के मुताबिक जहांगीरपुरी की झुग्गी बस्ती में 1980 में पैदा हुए मोहम्मद अंसार को 13 साल पहले पहली बार चाकू के साथ गिरफ्तार किया गया था। डोसियर के मुताबिक इसके खिलाफ 7 FIR दर्ज हैं। उस पर सरकारी कर्मचारी पर हमला करने और सरकारी काम में बाधा डालने का भी आरोप है। अंसार पेशे से कबाड़ी है और 4वीं कक्षा तक पढ़ा है। दंगे के दूसरे आरोपी असलम पर भी 2020 में कुछ मामलों में केस दर्ज हुआ था। अंसार की कई सारी तस्वीरें सामने आई हैं, जिसमें उसकी दबंगई नजर आ रही है। देखिए वो कैसे BMW कार के बोनट पर टांग रखकर पोज मार रहा है। विक्ट्री का साइन बनाती हुई उंगलियों में सोने की मोटी मोटी अंगूठियां हैं, गले में सोने की मोटी चेन भी है। इस तस्वीर में अंसार किसी ऑफिस में बैठा है। यहाँ भी उसका दबंगई वाला पोज है। उंगलियों में सोने की मोटी मोटी अंगूठियां और गले में भारी भरकम सोने की चेन पहने हुए है। आरोप है कि अंसार को एक दिन पहले ही शोभा यात्रा की जानकारी मिल गई थी और हिंसा भड़कने से पहले वो शोभा यात्रा में शामिल लोगों के साथ बहसबाजी में शामिल था। इसके बाद उसने हिंसा के लिए लोगों को उकसाया। जहांगीरपुरी हिंसा का आरोपी नंबर 2 असलम। जहांगीरपुरी हिंसा का मोहम्मद असलम दूसरा मुख्य आरोपी है।
हिंसा के दौरान दिल्ली पुलिस के एसआई मेधालाल को गोली लगी थी। पुलिस का कहना है कि ये गोली मोहम्मद असलम ने चलाई थी। उसके पास से पिस्टल भी बरामद कर ली गई है। अंसार की तरह असलम भी पुराना हिस्ट्री शीटर है। उस पर 2020 में एक मामला दर्ज हुआ था। कल आरोपी अंसार और असलम को रोहिणी कोर्ट में पेश किया गया। दोनों की पुलिस कस्टडी को 2 दिन और बढ़ाई गई है। तेजश्री के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक। मेरी सहयोगी श्रिया इस वक्त तमाम जानकारी के साथ सीधे जहांगीरपुरी से जुड़ गए हैं। श्रिया, देखिए लगातार नई नई बातें सामने आ रही हैं। अंसार जो है इस मामले का मुख्य आरोपी है, उसके तार पश्चिम बंगाल से जुड़ते हैं, लेकिन अब किस एंगल पर ज्यादा फोकस है पुलिस का? जो कॉल डिटेल्स हैं या जो फोरेंसिक सबूत हैं, किस तरफ जांच की दिशा जा रही है? देखिए, फोरेंसिक सबूत और कॉल डिटेल्स दोनों चीजों पे दिल्ली पुलिस अब छानबीन कर रही है। लेकिन क्योंकि एक चीज तो सामने आ चुका है कि दिल्ली पुलिस को ये समझ में आ गया कि उस दिन जब ये हनुमान यात्रा पे पत्थर बरसने शुरू हुए, जब दंगा भड़का, तो अंसार वो शख्स था जो 4 से 5 लोगों को इकट्ठा किया और वो आके दंगे को भड़काने की काम की। तो इसके पहले अंसार को जितने भी कॉल्स आए, क्या वो कॉल एक कोऑर्डिनेटेड तरीके से आए, कितने कॉल आए, ये सारे चीज अभी दिल्ली पुलिस कॉल डिटेल्स के थ्रू पता लगा रही है। ये भी कहना बहुत जरूरी है कि क्या लोग स्टैंड बाई पे थे कि जब भी ये यात्रा मस्जिद के सामने से गुजरती है तभी लोग आके आक्रमण करेंगे। इसके लिए कॉल डिटेल्स की छानबीन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। इसके अलावा हमें पता है कि दिल्ली पुलिस कई ऐसे वीडियोस है, कई ऐसे सीसीटीवी विजुअल्स है जो पहले ही दिन जो स्पेशल सेल की टीम आई थी उन्होंने इकट्ठा किया। उस चीज के थ्रू अभी दिल्ली पुलिस जा रही है क्योंकि उनके पास एक टाइमलाइन बैठ गया है। लेकिन कौन सी वक्त थी जब अंसार को पहला कॉल गया, जिसके बाद उन्होंने 4-5 लोगों को इकट्ठा किया, इसके बारे में पूरी तैयारी की तरफ से दिल्ली पुलिस अभी जांच कर रही है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया, सीडीआर बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि टाइम टू टाइम की अपडेट इसी के माध्यम से दिल्ली पुलिस को पता लगेगी। ठीक है श्रेया, लौटूंगी मैं आपके पास तमाम जानकारी के लिए। वीएचपी से जुड़े प्रेम शर्मा का नाम भी पुलिस की उस एफआईआर में है जो बिना अनुमति शोभा यात्रा निकालने पर दर्ज की गई। 3 शोभा यात्रा निकली थी जिसमें 2 शोभा यात्रा को जो 11 बजे और 1 बजे का था उसको परमिशन मिली थी। वो 25 तारीख मार्च को और 31 मार्च को उनके एप्लीकेशंस आए थे। जो तीसरी शोभा यात्रा थी वो 1 दिन पहले शाम को उनका एप्लीकेशन आया था और इनको परमिशन नहीं मिल पाई थी। हनुमान जी की जन्मोत्सव की शोभा यात्रा हर साल निकलती है, कोई आज नहीं निकली है, पहली बार। हर साल हम लोग निकालते हैं। हर कानूनन जो भी हमारी मतलब उसमें रहती है परमिशन वगैरह सब लेकर हमने 3 थानों से परमिशन लेकर के हमने उस यात्रा को निकालने की परमिशन ली। पुलिस ने हमें परमिशन भी दी लेकिन सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कराई। हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से वहां से जा रहे थे, वहीं से तुरंत से मस्जिद की तरफ से आवाज आने लगी, इनको मारो मारो मारो। उन्होंने एकदम कोई 3-4 नाम आए हैं, पुलिस ने नोट करे हैं और उन्होंने एकदम से मतलब वहां से अंदर से पत्थर आने लग गए ऊपर से 3री मंजिल से। और जो भी ये मैंने सुनने में आया है कि ना कि ये वो लोग कह रहे हैं कि हमने मतलब शुरू करा, लेकिन आप एक बात बताइए कि 10 मिनट के अंदर कौन 3री मंजिल पे पत्थर भर लेगा, हजारों पत्थर। जिन प्रोसेशंस को परमिशन थी वो निकले, शांति से पूर्ण हुआ, बंदोबस्त भी था। इन्होंने परमिशन नहीं ली थी तो इनके खिलाफ अकॉर्डिंगली लीगल कार्रवाई की गई है। और परमिशन नहीं लेने के बावजूद प्रोसेशन चूंकि निकल गया था तो पुलिस की ये ड्यूटी थी कि उसको शांति से निकालें। और चूंकि इंसिडेंट हुआ है तो उसको अकॉर्डिंगली पुलिस ने उस वक्त हैंडल भी किया। रूस के विदेश मंत्री सर्जेई लावरोव से बात करी मेरी सहयोगी गीता मोहन। सीधे आपको ये बातचीत सुनाते हैं। Because we negotiated WTO entry for 18 years and we did manage to protect with considerable tariffs for some period of time some sectors of the Russian economy, agriculture, insurance, banking and some others. So we told them if you have zero with Europe and zero with us, we are not protected against European goods, which was the part of the deal when we entered WTO. So then when Ukrainian president in 2013 understood the problem, he asked the European Union to postpone the signature of the association agreement, and we suggested that the 3 of us, Russia, Ukraine and EU, could sit together and discuss how to proceed.
European Union, in a very arrogant way, said that this is none of your business. We don't put our nose in your trade with China, with other countries. So this is going to happen. And then the president of Ukraine decided to postpone this ceremony. And next morning, the demonstrators were in Maidan, so to say, in Kyiv, and they started the protests in early December 2013, which culminated with some bloody events in February, and European Union helped negotiate a deal between the president and the opposition. Next morning, the signatures of the European Union representatives, France, Germany, and Poland, were absolutely ignored by the opposition, who staged a coup and declared